जय हिंद। आप सभी को आज एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। अगर आप इसके पहले का सेट अगर आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कोई भी सेट आपका मिस हो गया है तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। जो भी सेट छूट गया है उसको ज़रूर जाके पूरा कीजिए। तो चलिए सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे PDF कहाँ से मिलेगा। इसका डेली टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट में बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लगा और शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किन्हीं में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किन्हीं में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है, किस क्रांति से। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि ये है हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन का बात करेगा तो इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन का बात करेगा तो इसका क्या होगा, मत्स्य पालन तो नीली क्रांति। और उर्वरक उत्पादन का होगा तो भूरी क्रांति। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं का है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है तो गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाड से नहीं लगता है, मोरक्को से लगता है, ट्यूनीशिया से लगता है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है डेविस जल संधि। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट है मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का नियम किस पे आधारित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। तो मांग का नियम किस पे आधारित है। तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ किया गया था, 1991 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। किसमें किसमें करता है। डायनेमो जो है कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी इनमें से किसके बराबर होती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है कि चिनार वन जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। चिनार वन जीव विहार किस राज्य में स्थित है। कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर बिहार है। इसका आंसर बिहार नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिनार वन जीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। चिनार वन जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। तो केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो हर सेट को एकदम कंप्लीट कीजिए, अच्छे से बारीकी से देखिए। जो भी सेट छूटा है पहले का भी टोटल कंप्लीट कीजिए और टेस्ट जरूर लगाइए। तो लास्ट में बताएंगे टेस्ट कैसे देना है और ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, PDF ग्रुप। तब तक के लिए पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं सारा।
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है फास्फोरस का अयस्क। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, लेकिन फास्फोराइट फास्फोरस का अयस्क है, प्यूरोपाइराइट फास्फोरस का अयस्क है, क्लोरोपाइट ये भी फास्फोरस का अयस्क है। तो बोल रहा है कि फास्फोरस का अयस्क नहीं है, तो कौन नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट नहीं, सॉरी ग्रेनाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है, लेकिन फास्फोराइट है, क्लोरोपाइट है, क्लोरोपाइट है, ये तीनों है, लेकिन ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता से लगाया जाता है। क्या है, संयोजकता से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग बिल्डिंग के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि बासिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। बासिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट का है। बासिंग धोने का सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, अगर खाने का सोडा बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाई कहाँ रहती है, किचन में रहती है, तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइक सॉरी यहाँ पे कैल्शियम सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा खाने का सोडा। और यहाँ बासिंग सोडा धोने का सोडा बोला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट होगा। याद रखिए इसका 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। धोने का तो सोडियम कार्बोनेट और खाने का तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम है, क्रोमियम। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक घोल किसका क्लोराइड विलयन होता है। एक घोल किसका क्लोराइड विलयन होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव में द्रव। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूरा क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लागेंटा है। जिसका इस 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोल रहा है, जोड़ और यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गठिया का है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों नहीं है, लेकिन मालवेसी कुल का पौधा कौन है। तो कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। तो निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो सरसों नहीं है, लेकिन कपास, भिंडी, गुड़हल है। तो याद रखिएगा इसका सरसों नहीं है। सरसों किस कुल का पौधा है। तो एक क्रूसी फेरी का है। सरसों किसका है। तो क्रूसी फेरी, याद रखिएगा क्रूसी फेरी का है सरसों। और मालवेसी कौन कौन है। तो कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 29 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद देखिए इसका इधर देखना पड़ेगा राइट, तो मिला देते हैं पहले हम। तो इसका पेशवा का हो जाएगा। पेशवा किसका था। पेशवा था पूना का, पेशवा था पूना का। भोसले कहाँ का था। भोसले था नागपुर का था, भोसले भोसले नागपुर का। होलकर कहाँ का था। होलकर था इंदौर का शासक था, होलकर इंदौर। गायकवाड़ का बात करें, गायकवाड़ था बड़ोदरा का। तो याद रखिएगा इसमें मिलान करने बोल रहा था। पेशवा था पूना, प से पेशवा, प से पूना। भोसले तो नागपुर, होलकर तो इंदौर, गायकवाड़ तो बड़ोदरा।
याद रखिए 29 का राइट आंसर क्या था, 29 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए इसका 29 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, 3 4 1 2। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था, तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरूपाक्ष ने, विरूपाक्ष। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था, विरूपाक्ष। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन सा, कहाँ था, बताइए। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक जो केंद्र था वो था उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या था कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था तो उज्जैन था। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो क्वेश्चन बोल रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, ए था इसका राइट, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल था। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो पुर्तगाल से था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। इसमें दो क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और यह किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था, तो याद रखिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस से किस अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में व्यक्त किया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार थे। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस.सी. मुखर्जी थे, एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 इसमें भाग दिया हुआ सूची 1, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नागरिकता का वर्णन किस भाग में, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। पंचायत का वर्णन किस भाग में, पंचायत का वर्णन भाग 9 में है, याद रखिए पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में है और सहकारी समिति का वर्णन भाग 9 के ख में है। तो याद रखिए, नागरिकता का वर्णन भाग 2, पंचायत का वर्णन भाग 9, राजभाषा का वर्णन भाग 17 और सहकारी समिति का वर्णन भाग 9 का ख में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, अनुच्छेद 18 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
भाई इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में क में किया गया है, बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 4 में किया गया, ये गलत है। यह अधिकार, इसमें सही क्या है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, सही है। और मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी था क्या इसका गलत जो था? यह इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया, नहीं। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया, याद रखिएगा, तब सही होगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का बात करेगा कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, तो याद रखिएगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पे 4 का नहीं, यहाँ पे भाग 3 होगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, और यह इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समाचार पत्र राज सूची के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन कारागार राज सूची का विषय है। स्थानीय शासन राज सूची का विषय है। और लोक स्वास्थ्य राज सूची का विषय है। इसमें क्या बोल रहा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन बोल रहा था कि कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समाचार पत्र जो है राज सूची में नहीं आता, इस समवर्ती सूची में याद रखिए। समवर्ती सूची में समाचार पत्र आता है। राज सूची में कारागार, स्थानीय शासन और लोक स्वास्थ्य राज सूची में आता है। संबंधित सूची समाचार पत्र संबंधित सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? इसमें ऑप्शन इतना कन्फ्यूजन दिया है कि लगेगा कि आंसर इसका ए ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजी है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाला भाषा कौन सी? तो अंग्रेजी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है, के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का? ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 21 संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ईस्वी में। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि विभाग संभाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक था? 2007 से लेकर 2012 तक था। 2007 से 2012 तक था। और 12वीं का कब था? 12 से 17 तक था। तो याद रखिएगा कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच था, इसी में बोला गया था। नेक्स्ट है अब अस्मरणीय तथ्य देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दिया हुआ अंग्रेजों एवं मराठाओं के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। अंग्रेजों एवं मराठाओं के मध्य महत्वपूर्ण संधियाँ हुआ, इसमें कौन कौन संधि कब कब हुआ था? और दोनों हुआ था अंग्रेज मराठा के बीच ही हुआ था। तो याद रखिएगा ना, ये सभी संधियाँ जो है ना, ये सभी संधियाँ अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और कौन कौन संधि कब कब हुआ था इसके बारे में दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में सूरत की संधि हुआ था। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में हुआ था। आगे है पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 में पुरंदर की संधि होता है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776। और बड़गांव की संधि कब होता है? 1779 में बड़गांव की संधि होता है। सालाबाई की संधि कब होती है? सालाबाई की संधि 1782 में होता है, सालाबाई की संधि। बसिन की संधि कब होती है? अंग्रेज मराठा के बीच ही होता है। बसिन की संधि 1802 में होता है। बसिन की संधि 1802। और नेक्स्ट है देवगांव की संधि कब हुआ था? देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? 1804 में राजापुर घाट की संधि होता है। नेक्स्ट है नागपुर की संधि कब हुआ था? नागपुर की संधि 1816 में हुआ था। नागपुर की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था? 1817 में ग्वालियर की संधि होती है। कब? 1817 में होता है। और इसी समय पूना की संधि भी हुआ था। ग्वालियर और पूना की संधि दोनों सेम था। तो ग्वालियर की संधि कब हुआ था? अंग्रेज मराठा के बीच 1817। और पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और नेक्स्ट है मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 में मंदसौर की संधि होती है। तो याद रखिएगा, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804
और नागपुर ग्वालियर की संधि नागपुर की संधि हुआ था 1816 में, और ग्वालियर और पूना की संधि हुआ था 1817 में हुआ था, दोनों ग्वालियर पूना 1817। और मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 में हुआ था। ये सभी संधियाँ अंग्रेज मराठा के बीच हुआ था। तो सेट नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए तो राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो स्टडी ग्रुप का और टेस्ट ग्रुप जहाँ पे टेस्ट होता है डेली उसका, और एक करेंट अफेयर चैनल, तीनों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप और करेंट अफेयर्स ग्रुप तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर देखिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो तीनों ग्रुप ज्वाइन कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। जितना टेस्ट आप दीजिएगा उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। आपको वीडियो याद करना है, क्वेश्चन वीडियो से देखिए, एक बार नहीं आपको याद होता है दोबारा देखिए, जितना बार देखिएगा उतना आपको याद भी होगा और टेस्ट देने से कन्फ्यूजन दूर भी होगा। तो ज़रूर टेस्ट दीजिए और वीडियो को लगातार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जो वीडियो छूट गया है, वीडियो को पहले का वीडियो छूट गया है उसको जरूर के देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अगर ख़राब लगा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और लिंक पे क्लिक करके तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। PDF से वीडियो से भी रिवीजन कीजिए और PDF से भी पढ़ के रिवीजन कीजिए। वहाँ पे बोर्ड भी डालते हैं और डेली 6:30 बजे टेस्ट भी होता है। तो चलिए टेस्ट सेट नंबर 23 कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए नेक्स्ट सेट 24 नंबर कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।